नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का इकोनॉमी के एक और सेशन में एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूं, पिछले दिन हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को बेसिक आइडिया आ चुका होगा कि आपको इकोनॉमी कितने डायमेंशन में, कितने क्लासिफिकेशन में पढ़नी है। तो थोड़ा हम उस पर क्विक रिवीजन आज भी करेंगे। अगर आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप सभी लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी त्रिपाठी अंशुल _ आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं सेशन की पीडीएफ क्या है अपलोड कर देता हूँ। अगर आप सभी लोग ये सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो इससे पहले एक और बात, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम की है, डेफिनेटली ये आपके काम की है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, इन वीडियोस को लाइक करना है और आसपास जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करना है ताकि भला हो सबका हो। ठीक है, बस इतना करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और चीज ऐड करनी है इस वीडियो में, तो अपने प्रीशियस कमेंट्स नीचे पिन करने हैं आपको वीडियो के नीचे। ठीक है, तो जिससे मुझे भी पता चले कि मुझे और क्या क्या ऐड करना है और किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है, हमारे लिए एक यही मोटिवेशन होता है, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। मैंने आप लोगों को 7 पिलर बताए थे। पहला मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तीसरा फिजिकल पॉलिसी। चौथा इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, इंटरनेशनल सेक्टर। पांचवा हमारे पास था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मैंने आप लोगों को बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर जनरली बहुत न्यूज में रहता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में बताया था, कितनी रोड बन रही है, कितनी ट्रेन बिछ रही है, कुछ सब कुछ ये पढ़ेंगे हम छठे सेक्टर में। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है HRD, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, सातवां पिलर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें आप स्किल्स को पढ़ते हो, इसमें आप वीकर सेक्शन को, पॉवर्टी लाइन, ये सब चीजें पढ़ोगे आप इसमें। ठीक है, साथ ही साथ हमने थोड़ा कुछ शुरू किया था, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू की थी। पैसे से पहले, बिफोर मनी, पैसों से पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया, एक हाथ दे एक हाथ ले। जो सामान मुझे चाहिए, जैसे मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, सामने वाले को 1 किलो आलू चाहिए, मैंने उसे 1 दर्जन केले दिए, उसने मुझे 1 किलो आलू दे दिए। ठीक, तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था। उसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था हमने। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है कि मैंने पैसे डाले बैंक के पास, बैंक ने मुझे देना है उस पर क्या, इंटरेस्ट। कहाँ से देगा, बैंक ने क्या कर दिया, पैसे घुमा दिए किसी बोरोवर को लोन में, ये लोन का इंटरेस्ट वापस करेगा, बैंक के पास पैसे आएंगे, बैंक मुझे वापस करेगा। तो ये क्या होता है, एक सर्कल बना हुआ है जहाँ पे क्या होती है, इनकम फ्लो होती है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट आपने समझ लिया था। ये हम सब कुछ क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा बार्टर सिस्टम को हम खत्म कर चुके हैं। बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसका कुछ सब्सिड्यूट आ चुका है। सब्सिड्यूट आया है मनी। ठीक है, पैसे मार्केट में आ गए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन मार्केट में पैसे आ चुके थे, जिसकी वजह से क्या कर रहे थे, आप गुड्स खरीद रहे थे, पैसे देके, मनी देके क्या कर रहे थे, आप गुड्स खरीद रहे थे। ठीक, बार्टर सिस्टम जा चुका है। नया कॉन्सेप्ट मनी के बेसिस पे आया, क्या, डिमांड एंड सप्लाई का गेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया तो मैक्सिमम पोर्शन क्या है इकोनॉमी का, एक इंपॉर्टेंट पार्ट का मैक्सिमम पोर्शन इस पे डिपेंड करता है। आप लोगों का बेसिक यही कुछ है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो देखो, थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पैकेट आलू भुजिया का मिलता है, अभी 10 रुपए का मिलता है, लेकिन हमने महंगाई बढ़ाई, हमने क्या कर दिया, 100 रुपए का कर दिया इसको, ताकि आप लोग क्या कर सके, इजीली समझ सके इसको थोड़ा। ठीक है, तो अब एक पैकेट आलू भुजिया मिल रहा है कितने का, 100 रुपए का। ठीक, 100 रुपए का आलू भुजिया पैकेट मिल रहा है। अब अचानक से क्या हुआ कि एक नई योजना आई, क्या, PM बैग धन योजना। इसके तहत RBI को क्या कहा गया, दासदादा को कहा गया। दासदादा कौन है, शक्तिकांत दास जी, हमारे RBI के गवर्नर जी। उनको कहा गया कि देखो दादा, आपने क्या करना है, अपने बैग बनाने हैं 10-10 लाख के, बहुत सारे, क्योंकि अपने पास नोट छापने की मशीन है, अपन बिंदास छापेंगे, खूब सारे बैग बनाएंगे, और लगभग जितने गरीब हैं गरीबों का हम अंदाजा लगाएंगे कितने गरीब हैं, और सबको 10-10 लाख रुपए का क्या कर देंगे, बैग बांट देंगे, ताकि हम क्या कर रहे हैं, गरीबी भी खत्म कर सके, और क्या कर सके, हम महंगाई भी खत्म कर सके। ठीक है, दास दादा ने बात मानी। दास दादा ने क्या कर दिया, बहुत सारे बैग बना दिए, क्या, 10-10 लाख रुपए के, बिंदास पैसे छापे।
ठीक। तो अब क्या हुआ कि इस योजना के तहत सारे गरीबों को पैसे बांट दिए गए 10-10 लाख रुपए के पास। इससे क्या हुआ कि इससे सब लोगों के हाथ में क्या आ गए हैं, पैसे, कैश फ्लो सब लोगों के हाथ में आ गया। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, कैश फ्लो सब लोगों के हाथ में आ चुका है, मार्केट में कैश फ्लो है। ठीक। अब देखो, सबके पास पैसा है, डिमांड सप्लाई का गेम यहाँ पे समझो, थोड़ा बेसिक है, बेसिक सा है कि एक आपके पास सप्लाई तो सेम है, सप्लाई कांस्टेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी आप सप्लाई बढ़ा नहीं सक रहे। ठीक है, तो आलू भुजिया आपके पास एक ही है। अब क्योंकि आपने 10-10 लाख रुपए के बैग बहुत लोगों को दे चुके हो, सबके पास पैसे आ गए हैं, तो इस आलू भुजिया का पहले खरीदार एक था, यही अफोर्ड कर पा रहा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, बहुत लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसने कहा मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा और मैं भी लूंगा। ठीक, सब लोग लेंगे आलू भुजिया, लेंगे, पता नहीं क्यों पर लेंगे। ठीक है, तो आलू भुजिया के इतने उम्मीदवार खड़े हो गए। अब इसके दिमाग में खुरापात है, इसने बोला मैं 200 रुपए दे दूंगा जी, 10 लाख रुपए तो पड़े हुए हैं। ठीक, इसने कहा मैं 300 रुपए दे दूंगा भाई, जब ये 200 रुपए दे रहा है। इसने कहा मैं 400 दूंगा, इसने कहा मैं 800 दूंगा, इसने कहा मैं तो 1000 दे दूंगा। तो भाई धीरे धीरे आपने देखा कि अभी आलू भुजिया 100 रुपए की मिल रही थी, अब आलू भुजिया कितने की मिल रही है, 1000 रुपए की। तो मार्केट में कैश फ्लो, लोगों के हाथ में पैसा आने पे क्या बढ़ती है, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई क्या होती है, बढ़ती है। जो आलू भुजिया आप लोगों को 100 रुपए की मिल रही थी, अब आपको एक इंसान को 1000 रुपए देने पड़े, जिससे आलू भुजिया क्या मिली, आपको 1000 रुपए की मिली। समझ गए बेसिक। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके हो कि मार्केट में अगर कैश फ्लो बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब महंगाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ी हुई होगी। ठीक, तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि आरबीआई के पास मशीन है, आप पैसा बांटते क्यों नहीं गरीबों को, तो उनके लिए आंसर है कि अगर सब लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सबसे इजी आंसर है उन लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन क्या करना है, खत्म कर देना। अब दास दादा ने एक नया तिकड़म बिड़ाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसा जादू की छड़ी घुमाई जिससे ये जो आलू भुजिया थी 1000 रुपए से फिर कितने पे आ गई, 100 रुपए पे आ गई। अब क्या तिकड़म भिड़ा है ये बाद में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट तिकड़म है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे समय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी हम इतना समझते हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे जो 1000 रुपए की आलू भुजिया मिल रही थी और वो कितने कितने की मिलने लग गई, 100 रुपए की। इसका मतलब दास दादा के हाथ में कुछ हथियार हैं जिससे वो महंगाई को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा इन्फ्लेशन, मैंने आप लोगों के पास इन्फ्लेशन का जिक्र किया, तो इन्फ्लेशन को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, यहीं पे किस्सा खत्म। और हम ये भी समझ लेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक, इन्फ्लेशन आप लोगों को बता दिया, महंगाई, कैश फ्लो, मार्केट में कैश फ्लो क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। अब इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जब लोगों के पास पैसा है और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो सीधे सीधे क्या करना है, आपके पास ऑप्शन क्या है इसको कम करने का, कि लोगों के हाथ से पैसा कम कर दो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम रिड्यूस मनी पॉलिसी। सेम चीज, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं, और इसी को हम डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक, रिड्यूस मनी सप्लाई, पैसा कम कर दिया लोगों के हाथ में। ठीक, टाइट मनी पॉलिसी, ठीक, लोगों की हवा टाइट हो गई। और डियर मनी पॉलिसी मतलब कीमती, जो चीज कीमती होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इन्फ्लेशन इतना ही है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है, डियर मनी पॉलिसी से एग्जाम में पूछा है। आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डियर मनी पॉलिसी अपनानी चाहिए, ऐसा करके सीधा स्टेटमेंट था। तो वो जो ऑप्शन में आता है ए और बी, ओनली ए ओनली बी, ऐसे वाले क्वेश्चन टाइप में पूछा था। या फिर एक टाइम ऐसे भी पूछा था, ए और बी बोथ, और नाइदर ए नॉर बी, ऐसे करके दो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर टेबल आती है, टेबल याद है, तो ये बच्चों का खेल हो जाता है। ठीक, इन्फ्लेशन का छोटा भाई है जो उससे लड़ता रहता है, उसका नाम है डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का जनरली उल्टा है, सीधा सीधा। यहाँ पे कैश फ्लो मार्केट में बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ती है, यहाँ पे क्या होता है, कैश फ्लो मार्केट में बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई यहाँ एकदम जीरो हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल समझिए आप, कि अगर मार्केट में आज की डेट में स्मार्टफोन जनरल लेने जाए आप लोग, तो कम से कम मिनिमम कितने का मिल जाएगा, 6000 मान के चले। ठीक है, 6000 का आप लोगों को स्मार्टफोन मिल जाएगा। ठीक है, 6000 का आप लोगों को स्मार्टफोन मिल जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे डिफ्लेशन है, आपके पास 6000 रुपए भी नहीं है, ठीक, आपके हाथ में पैसा ही नहीं है, फोन तो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दुकानदार से अगर कोई ये स्मार्टफोन खरीद ही नहीं रहा है, ठीक, तो इसको रेट घटाने पड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये इसको 5
5800 का कर दे, ठीक है, इतने का कर दे, 5800 का कर दे, लेकिन ये इसको 20 रुपए में तो नहीं बेचने लगेगा, ठीक, कुछ ना कुछ कॉस्ट इसको भी तो लगी होगी। तो अब इसके परिणाम हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, ये डिफ्लेशन की एग्जांपल है, ठीक, इसके परिणाम हमको देखने के लिए मिलेंगे कि ये जो दुकानदार है इसके पास अगर 4 लड़के काम करते हैं तो अब ये 2 ही लड़के रखेगा, 2 लोगों को निकाल देगा। कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इस डिफ्लेशन की वजह से वो बंद पड़ जाएंगी, नहीं एग्जिस्ट कर सकती, एक बार से नीचे वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे, उतना सस्ता वो बेच ही नहीं सकते, वो लॉस में कैसे बेच लेंगे कुछ भी चीज, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक, पहला मैंने आप लोगों को बताया क्या, ये वर्कर्स को निकाल देगा, दूसरा क्या कर देंगे ये, दूसरा ये क्या करने लग जाएंगे, कुछ कंपनियां सस्टेन नहीं कर पाएंगी, बंद हो जाएंगी। तीसरा ये क्या करेंगे, डुप्लीकेट माल यूज करने लग जाएंगे फोन में, ठीक, चीप माल यूज करेंगे ताकि क्या उनको भी सस्ता पड़े, ठीक। तो ये चीजें हैं, और ये डिफ्लेशन से लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन जैसे इन्फ्लेशन पे आया, डिफ्लेशन पे भी कभी ना कभी आ सकता है, क्योंकि हम सब चीज क्या करते हैं, टफ 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 पढ़ के जाते हैं, ये इजी से वो हमको घुमा के चला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ रिड्यूस मनी सप्लाई है तो यहाँ इंक्रीज मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली होगा, टाइट मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, ठीक है। और डियर का मतलब मैंने आप लोगों को कीमती बताया, तो चीप मनी सस्ती मनी पॉलिसी, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, ठीक, ये आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, ठीक। थोड़ा अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान डालते हैं, ठीक है, ध्यान एकत्रित करते हैं हम अपना, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कुछ कमिटीज, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, वो कमेटी क्या कर सके, इन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कर सके, लागू कर सके। अब उन कमिटीज के पास बेसिकली वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं मान के चलो, ठीक, उनके हाथ में कुछ क्या है, हथियार है, कुछ टूल्स हैं, जिससे वो क्या करते हैं, इन सब चीजों को हैंडल करते हैं, ठीक। अब हैंडल कैसे करते हैं भाई, इम्प्लीमेंटेशन टूल्स देखेंगे हम, ठीक, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक। क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं हमारे पास रिजर्व रेशियो, जैसे CRR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं हमारे पास, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और LAF, ठीक है, ये सब चीजें भी हमारे पास। क्वांटिटेटिव टूल्स में मार्जिनल LTV, ठीक है, ये चीज है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, डाउन पेमेंट सभी लोग जानते हैं क्या, डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक नहीं मान रहा है तो उसके अगेंस्ट RBI एक्शन लेती है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये टूल्स पढ़ने हैं, इस क्लास में हम बेसिकली ये वाले टूल्स पढ़ेंगे। रिजर्व रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें आज क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या पढ़ना है, रिजर्व रेशियो पढ़ना है, CRR और SLR क्या चीज होती है, ठीक है। देखते हैं, आओ आइए देखते हैं रिजर्व रेशियो क्या चीज होती है, ठीक है। बाय द वे मैं क्या हूं, डिपॉजिटर हूं, ठीक, मैंने क्या किया, पैसा जमा किया और बैंक में जमा कर दिया, ठीक। मैंने बैंक में, चलो ठीक है, मैं बहुत अमीर इंसान हूं, मैंने बैंक में 120 करोड़ रुपए क्या कर दिया, जमा कर दिया, ठीक है, बहुत पैसा है अपने पास। एक उधार लेने वाला आया, उसको भी 120 करोड़ क्या चाहिए थे, लोन चाहिए थे। तो क्या बैंक इस बोरोवर को 120 का 120 करोड़ रुपए दे देगा लोन में, अपने आप खाली हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, अगर बाय द वे बैंक ने ऐसा किया, एक टाइम पे क्या होता है, एग्जाम्पल ICICI बैंक या फिर कोई एक बैंक था जिसके प्रति अफवाह उड़ी, एक अफवाह उड़ी कि ये बैंक क्या होने वाला है, ये बैंक डूबने वाला है, तो डिपॉजिटरों की लाइन लग गई कि भाई अपना पैसा वापस करो, ठीक। बैंक के पास कुछ फिक्स अमाउंट होगा उस टाइम बैंक में, ठीक, लॉकर में, उस इतने लोगों का पैसा 120 करोड़ तुरंत तो नहीं दे सकता वापस, ठीक। तो बैंक इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या करता है, बोरोवर्स को कुछ ना कुछ पैसा तो देता है, मार्केट में पैसा घुमाता है, लेकिन इसके बावजूद अपने पास कुछ पैसा क्या करता है, रिजर्व रखता है, ठीक। अब वो पैसा कैसे कैसे रिजर्व रखता है, ठीक है, ये देखते हैं हम। ये रखता है CRR और SLR के रूप में अपने पास रिजर्व। CRR का सिंपल फंडा है कैश रिजर्व रेशियो, सिर्फ कैश चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, अपने पास रखना है, और बेसिकली बैंक को क्या करना है, भूल जाना है। ये काम कब आएगा, ऐसी कंडीशन पे, जब बैंक रन कहते हैं इसको, ठीक है, इस कंडीशन को, जहां पे बैंक को इतना पैसा देने की नौबत आ जाए, जो डिपॉजिटर है उनको, उसको बेसिकली बैंक रन टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके लिए, ठीक। तो इसको बैंक को क्या करना है, रखना है, साइड रखना है और भूल जाना है, ठीक। इस पे आज की डेट में करंट ये कितना है, 4.5% आपको क्या रखना है, अलग रखना है, ठीक है।
साथ साथ ओनली कैश, सिर्फ रोकड़ा मांगता है, ठीक है, ये अलग रखना है। और इस पे प्रॉफिट नहीं होता, बात करते हैं कैसे नहीं होता प्रॉफिट। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा SLR सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो को भी देखते हैं। आज की डेट में करंट में 18% के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ लिक्विडिटी, देखो सबसे बड़ी लिक्विडिटी तो कैश है, साथ ही साथ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो आरबीआई बेसिकली सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को क्या करता है, ऑथराइज करता है, अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है। ये प्रॉफिटेबल कैसे है, सम प्रॉफिटेबल। देखो पैसे अगर आपने कहीं रखे हुए हैं, मैंने 1000 रुपए जेब में रखे हुए हैं और मैंने 10 साल बाद वो निकाले, तो उसमें कुछ फायदा, 1000 ही तो रुपए है वो, ठीक। सेम है, जेब में रखे हुए उसका क्या फायदा, तो ये वही चीज है, इसीलिए नो प्रॉफिट लिखा हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कैसे मिल सकता है प्रॉफिट, गोल्ड, गोल्ड अगर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई बॉन्ड बना हुआ है, उसकी भी कीमत, कुछ इंटरेस्ट रेट डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को प्रॉफिट देखने के लिए हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये भी स्टेटमेंट आता है कि SLR नॉन प्रॉफिटेबल होता है, स्टेटमेंट दे दिया तो वो गलत है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि SLR प्रॉफिटेबल होता है कहीं ना कहीं, और जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, वो नहीं होता है प्रॉफिटेबल, वो क्या होता है, सूखा होता है, ठीक है। ये आप SLR और CRR को समझ चुके हैं, ठीक। अब जो चीज है, जो रिजर्व रेशियो है, ये SLR और CRR हमने पढ़ा किसमें, रिजर्व रेशियो में, कैसे रिजर्व रेशियो में पढ़ा। ये काउंट होता है किसमें, NDTL में, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। बहुत इजी है पढ़ने के लिए, लेकिन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। NDTL, अब ये बेसिक पंगा है कि ये NDTL है क्या चीज भाई, कौन सी चिड़िया का नाम है, नई चीज सुनाई दिए। बेसिकली ये NDTL क्या होता है, नेट। अब देखो मैंने क्या किया, बैंक में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने बैंक में 120 करोड़ रुपए रखे, ठीक है। मतलब टोटल उस बैंक के पास 120 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है, आज की डेट में। लेकिन जितने लोगों ने रखे, उन्होंने आज ही आज क्या कर दिया, 20 करोड़ की, किसी ने 5 लाख की, किसी ने 25 लाख की, किसी ने 35 लाख की, ऐसे करके किसी ने टोटल 20 करोड़ की क्या कर दी उस बैंक में, किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कुछ भी कर दिया। तो नेट क्या बच गया, नेट इनकम नहीं है वो, बेसिकली नेट जो पैसे बच गए बैंक के पास, वो कितने बचे, 100 करोड़। अभी 120 करोड़ रुपए रखे किसी ने और 20 करोड़ उड़ा दिए, तो नेट बचे कितने हमारे पास, 100 करोड़। तो बैंक के पास ये 100 करोड़, इसमें से जो कुछ भी काउंट होगा ये 100 करोड़ में से काउंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए रिजर्व रेशियो को किसमें नापा जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में, ठीक है। इस 120 करोड़ पे नहीं, ये जो 100 करोड़ नेट है इस पे मापा जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक, ये 120 करोड़ नेट है। अब डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पंगा है यहाँ पे का, ठीक। बैंक के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक। यहीं से आप NDTL, नेट आप समझ चुके हैं, वर्ड बाय वर्ड जा रहे हैं, नेट आप समझ चुके हैं कि नेट का मतलब क्या है, ठीक। डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज को समझते हैं आप, ठीक है। देखो डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती है, दो टाइप की लाइबिलिटीज है, डिमांड और टाइम। डिमांड लाइबिलिटीज एग्जांपल देख लो सीधा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। मतलब जो डिपॉजिटर है उसको कभी भी ऐसा लग सकता है कि यार मुझे क्या पैसे निकालने हैं, अभी उसने सेविंग अकाउंट में कुछ 1000 रुपए रखे और तुरंत 500 रुपए निकाल दिए, कभी भी निकाल सकता है डिपॉजिटर, ठीक है, ठीक। तो इसको कहते हैं डिमांड लाइबिलिटीज, कभी भी मांगे देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। इसको कहते हैं डिमांड लाइबिलिटीज। दूसरा होता है टाइम लाइबिलिटीज, फिक्स डिपॉजिट, FD जिसको कहते हैं, RD कहते हैं जिसको, ठीक है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ये पैसे लॉक हो गए और बैंक ने कहा है कि आप अगर आप इसको पहले निकाल दोगे तो आपने जितना पैसा दिया उसमें कुछ आपको फाइन काट के मिलेगा, ठीक। ये पॉइंट है। तो आप डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज को भी समझ चुके हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो नोट है, नीचे वाली लाइन है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, डायरेक्ट पूछी गई है कि टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक्स आर ऑलवेज मोर देन डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है। जो बैंक की टाइम लाइबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं देन डिमांड लाइबिलिटीज का है, ठीक है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में 4% के आसपास मिलता है आपको कहीं पे, ठीक। फिक्स डिपॉजिट में आपको 9%, 10% के आसपास मिलता है, RD में भी ऐसा ही कुछ मिलता है, ठीक है। तो जो डिपॉजिटर हैं वो पैसे यहाँ रखना ज्यादा सेफ समझते हैं ताकि आपको ज्यादा पैसे वापस मिले, ठीक है। तो इसीलिए
लोग सेविंग अकाउंट में कम पैसे रखते हैं, जो रनिंग अमाउंट है करंट अकाउंट में जो रनिंग अमाउंट है उसको ही रखते हैं। ठीक, बाकी अपनी जो भी सेविंग्स होती है वो क्या टाइम लाइबिलिटीज में रखते हैं। तो आप एवरेज निकालें तो बैंक के पास टाइम लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं। यहाँ पे जो पैसे डालने वाले लोग हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पे ज्यादा पैसे क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइन दी गई है कि जो बैंक की है टाइम लाइबिलिटीज होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, डिमांड लाइबिलिटीज से। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप सभी लोगों को मुझे ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम पे आप त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर पे ज्वाइन कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप सभी लोग त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे मिलेगी। तो आप लोगों को इन वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, जनरली अगर आप लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाना है तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए।